जी अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग और भी लाइव आ जाएं, मैं ग्रुप में अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिंक पोस्ट कर लूँ तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग और भी लाइव आ जाएं, मैं ग्रुप में ये चंद मिनट की हम ब्रेक लेंगे ताकि सारे लोग ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने का टाइम दे रहे हैं उसके। जी तो अस्सलाम वालेकुम। अब उम्मीद है सबको आवाज़ आ रही है, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ये पीएमएस पंजाब क्या है? बेसिकली आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, मुकाबले का इम्तहान। मुकाबले का इम्तहान, वैसे तो सारे इम्तहान ही मुकाबले के इम्तहान होते हैं कि इसमें एक इंसान ने पोजीशन लेनी होती है, तो या पास करना होता है या फेल करना होता है। लेकिन मुकाबले के इम्तहान का कंसेप्ट हमारे यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने कहा कि जो शख्स जहाँ जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है वो उसमें नौकरी करना चाहता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी बल्कि रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी भी थी, यानी ये मुख्तलिफ इलाकों में अपनी हुकूमत कायम करती थी। तो इनके ज़िम्मे ये था कि जो भी शख्स किसी भी जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी का बतौर रेवेन्यू ऑफिसर काम करना चाहता है तो वो आए एक सर्टेन क्वालिफ़िकेशन के बाद। कोई भी वो क्वालिफ़िकेशन, ग्रेजुएशन कोई भी हो सकती है, वो फ़ारसी में हो, वो अरबी में हो, वो हिंदी में हो, वो अंग्रेज़ी में हो, वो रियाजी में हो या साइंस या कुछ जो भी उस टाइम की ग्रेजुएशंस थी, बीए टाइप, वो जिसके अंदर भी हों, कोई भी शख्स कर ले। वो आए और एक मुकाबले का इम्तहान दे। उस मुकाबले के इम्तहान के बाद उस शख्स को बेहतरीन किस्म का एक बड़ा ओहदा ग्रांट कर दिया जाएगा। ये जो ऑफ़र थी, ये ऑफ़र एग्जिस्ट करती थी किसके लिए? जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे बतौर सब्जेक्ट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या होता है, मुकाबले के इम्तहान जब पाकिस्तान बन गया, इवन पाकिस्तान बनने से पहले भी, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह से होने शुरू हो गए। एक वो था जिसे आप आज भी सीएसएस के नाम से जानते हैं, और दूसरा जिसे आप पीएमएस के नाम से जानते हैं। ये सीएसएस फेडरल लेवल के, इसको भी हम डिस्कस नहीं करने वाले, बट अभी हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पीएमएस। क्रॉस का मतलब ये नहीं कि मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड, बट स्टिल पीएमएस जो है अभी आज हमने इसको डिस्कस करना। पीएमएस क्या है? ये बेसिकली सूबाई लेवल का इम्तहान है। हर सूबा इसका अपना अपना इम्तहान कंडक्ट करता है, जिसके लिए सूबे जो हैं वो अपनी अपने कमीशन के ज़रिए से, और जो जीबी है गिलगित बल्तिस्तान, ये एफपीएससी यानी कि जो बॉडी उनके लिए सीएसएस करती है, जीबी के लिए एफपीएससी करती है, बाकी सूबे अपने कमीशन है उनके ना। तो उनके ज़रिए से यहाँ पे क्या होता है, आपके मुकाबले का इम्तहान यू कैन से कि कंडक्ट होता है। अब पंजाब के अंदर भी ये मुकाबले का इम्तहान आ गया। तो जो डियर स्टूडेंट्स पीएमएस पंजाब है, इसका जो मुकाबले का इम्तहान है, ये 3 फेजेस पे मुश्तमिल है। पहली फेज़ को हम कहते हैं रिटन, दूसरी फेज़ है हमारी साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम, और तीसरी है आपका
वाइवा, जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं। 3 स्टेजेस हैं इसकी। इसमें रिटन जो होता है इसके 1200 नंबर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल जो है ये दिस इज जस्ट अ रिपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड टू द इंटरव्यूअर्स, जिन्होंने आगे इंटरव्यू करना है, और वाइवा के नंबर होते हैं 200। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे करते हैं कि सर हम लोग रिटन की तैयारी करना चाह रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे रिटन से फिर इंटरव्यू तक जाएंगे, तो ये जो हमारा रिटन है इस रिटन के अंदर हम लोग कैसे तैयारी करें। तो मैं आपको इसका तारुफ करवाऊँ तो यहाँ पे 2 तरह के सब्जेक्ट्स हैं, मज़ामीन है यहाँ पे। ये सब्जेक्ट से मुराद वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप कहते हैं जी ये सब्जेक्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नहीं, मजमून सब वो वाले सब्जेक्ट जो हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते थे वैसे सब्जेक्ट। इसमें 2 तरह के हैं, एक हैं कंपल्सरी जो कि आपके 600 मार्क्स के हैं, और दूसरा है आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये भी 600 के हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये 600 मार्क्स के 100 नंबर के 6 सब्जेक्ट्स हैं, और ये 200 नंबर के 3 सब्जेक्ट्स हैं जो ऑप्शनल्स हैं। होने इनके भी 6 पेपर ही हैं, चूँकि 200 नंबर का सब्जेक्ट है तो हर एक के 2 पेपर होंगे। जैसे पंजाबी 200 नंबर है तो पंजाबी 1 भी 100 नंबर, पंजाबी 2 भी 100 नंबर। जियोग्राफी 200 नंबर का है तो जियोग्राफी 1 भी 100 नंबर और जियोग्राफी 2 भी 100 नंबर। सो हमारे पास यहाँ पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स आते हैं उन कंपलसरी सब्जेक्ट्स को अगर आप देखें तो नंबर 1 पे जो हमारे पास आता है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम है कि ये जनाब अली आपके पास इंग्लिश एसे है। इसके ऊपर एक अलग से हमारी डिटेल्ड क्लास होगी कि इंग्लिश एसे कैसे लिखा जाता है। अभी के लिए सिर्फ इतना सुन लें कि इंग्लिश एसे जो है ये आपने 1200 से 1400 वर्ड्स का लिखना होता है। वहाँ पे जो भी कमांड हो मैक्सिमम 1200 से 1400 वर्ड्स आपने लिखने हैं। 1 आउट ऑफ 7 to 8 टॉपिक्स आपने सिलेक्ट करना होता है। टोटल 7 से 8 टॉपिक्स होते हैं, आपने उसमें से सिर्फ एक हल करना है। सिर्फ आपने एक हल करना है इसमें से, और यही आपका इंग्लिश एसे जो है इसकी ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स। सीएसएस में इंग्लिश एसे के लिए 3 घंटे का टाइम होता है, यहाँ पे 2 घंटे का टाइम है। यहाँ पे 2 घंटे का टाइम है। सो इंग्लिश एसे के अंदर आपने कोशिश करनी होती है कि जनाब मैं इसको पास कर लूँ। इसके अंदर जो लास्ट ईयर पासिंग रेट रही ना, जो लोग पास हुए पंजाब में वो 16% लोग पास हुए, सिर्फ 16% लोग पास। ये 16% पास क्यों हुए, उसकी वजह ये थी कि ये 16% बहुत बड़ी रेशो है। सीएसएस के अंदर इंग्लिश एसे में कोई 7% लोग, 5% लोग, 6% लोग इतने पास होते हैं 100 में से। लेकिन इंग्लिश एसे पीएमएस वाला जो है दैट इज़ रिलेटिवली इजी, इसमें 16% लोग पास होते हैं। यानी आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि 16% लोग पास होते हैं, दिस इज़ अ गुड रिजल्ट, तो दिस इज़ इन कंपैरिजन टू सीएसएस ये एक्चुअली तो अच्छा रिजल्ट नहीं है कि 16% लोग पास हों। इंग्लिश एसे पंजाब के अंदर जो आते हैं ये आम तौर पे ट्रेडिशनल टॉपिक्स होते हैं, जिनमें 1-2 लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं, 1-2 आपके ज़रबुल मिसल पे मुश्तमिल टॉपिक्स होते हैं, 1-2 टॉपिक्स आपके इशू बेस्ड होते हैं, और वही जो गिने चुनी चीज़ें हमारे इंग्लिश एसे के ऊपर डिटेल्ड हमारी क्लास अलग से होगी कि इंग्लिश एसे है क्या, हम इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश एसे पे एक डिटेल्ड हर सब्जेक्ट की अपनी एक डिटेल्ड क्लास है, कम से कम एक डिटेल्ड क्लास है, लेकिन अभी हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ सकते क्योंकि आज की हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आती है इंग्लिश एसे के बाद, वो दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन।
ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। अगेन इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। अब जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं एसए के अलावा और जीके के अलावा, ये 3 आवर्स का आपका सब्जेक्ट है। इसका पेपर 3 घंटे का होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है नंबर 1 पे आपकी प्रेसी, नंबर 2 पे कंप्रीहेंशन, नंबर 3 पे ट्रांसलेशन, नंबर 4 पे जो चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ लेटर या फिर स्टोरी। अब देखें ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का और ये 10 नंबर का। तो 60 नंबर ऐसे हैं कि जो आप अगर मेहनत करेंगे तो ही आएंगे। ये इसके लिए कोई रट्टा, कोई चीज़ आपकी हेल्पफुल नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस आपको इसका वो आता हो। देन आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो नरेशन आ जाती है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाते हैं, ये भी 10 नंबर के हैं। फिर वोकैबुलरी इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये भी 10 नंबर के हैं। 80 नंबर हो गए। बाकी जो ग्रामर है आपकी वो 20 नंबर की है। टोटल ये 100 नंबर का पेपर है हमारे पास इंग्लिश एसे प्रेसी एंड इंग्लिश प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन का। इसके अंदर ये आपका जो है ना छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। इसका पास पेपर उठा के देखेंगे आइडिया हो जाएगा। इस सब्जेक्ट को पास करने का गुर क्या है? इंग्लिश एसे को पास करने का एक स्पेसिफिक स्टाइल है कि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है, आपने स्ट्रक्चर फॉलो किया है जो एसे का अपना स्ट्रक्चर होता है, ग्रामेटिकल गलतियाँ नहीं है, तो आप इंग्लिश एसे पास कर लेते हैं पीएमएस में। इंग्लिश प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन का क्या स्टाइल है? इसके अंदर अगर आपकी ये जो नंबर हैं वोकैबुलरी वाले 10 नंबर हैं, ये तो आम तौर पे लोगों को 4 या 3 ही आते होते हैं 10 में से। बाकी पूरे का पूरा पेपर जो है आपका ये ट्रिक बेस्ड है। नरेशन है तो जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स आते हैं वो क्वालिफाई कर जाएगा। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है तो जिसे इसके रूल्स आते हैं वो क्वालिफाई कर जाएगा, इसको लिख जाएगा। ग्रामर की बाकी चीज़ें हैं जिसमें आपके बाज़ात वो कभी कुछ उठा के दे देता है, कभी कुछ, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एक्चुअल ये 60 नंबर हैं, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, लेटर या स्टोरी। अगर आप यू आर गुड विद इट, ये जो 4 चीज़ें हैं, तो 60 नंबर ऐसे हैं कि जो आपके प्रैक्टिस से आने हैं। ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। सो मैं जब यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं इंग्लिश की साथ साथ जो प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ कि डेली एक प्रेसी या कंप्रीहेंशन लिखवा रहा होता हूँ, डेली कोई 2-4 पैरे इंग्लिश एसे के लिखवा रहा होता हूँ कि आपने लिख के लाने हैं। बाकी सब्जेक्ट तो साथ चल रही हैं, ये डेली चलना है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम लोगों के अंदर अभी भी इंग्लिश का फोबिया है। एक तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का ड्यूरेशन होता है 90 मिनट। नब्बे मिनट्स ड्यूरेशन होता है इसका। ये जो 90 मिनट्स ड्यूरेशन है, इसके अंदर आपने 100 MCQs हल करने होते हैं। इसके ऊपर इसी पेज पे जब ये लाइव वीडियो ख़त्म होगी तो इसी पेज के ऊपर डिटेल्ड लाइव वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जिस पेज से आप यहाँ पे मुझसे अभी कनेक्टेड हैं, इसी पेज पे एक लाइव वीडियो अवेलेबल है। नहीं है तो आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे ना, तो ऑटो रिप्लाई लगा हुआ है, उसके अंदर आपको उसका लिंक आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है कि आप जनरल नॉलेज के पेपर को ऐसे देख सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है उर्दू का। उर्दू हमारे पास अगेन 100 नंबर का सब्जेक्ट है और ये 3 आवर्स के अंदर आपने हल करना है। इसका जो टाइम है आपके पास वो कितना है? 3 आवर्स होता है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर उर्दू ऐसे आता है, उर्दू प्रेसी आती है इसके अंदर। 30 नंबर का ये है, 15 या कभी 20 नंबर, ये चेंज हो सकता है। प्रेसी है। ट्रांसलेशन कभी 5 नंबर की, कभी 10 नंबर की।
देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस उर्दू में। फिर हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ द कपलेट्स, शेरों की तशरीह। शेरों की तशरीह करेक्शन जो होती है ये 10 नंबर की होती है, सॉरी 15 नंबर की होती है। करेक्शन जो है 3 नंबर का एक होता है, कभी 10 नंबर की भी होती है, 2 नंबर का एक, टोटल यानी कि 5 होते हैं करेक्शन, कभी 10 भी होते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कपलेट्स ये आपके पास 3 ज़रब 5 15 नंबर के होते हैं। इसमें मुहावरे आते हैं, मुहावरों को अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोवर्ब्स। ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं इनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। ये भी 10 to 15 नंबर के होते हैं ये करेक्शन, और ये आपस में इंटरचेंजेबल है। तो ये हमारे पास उर्दू का पेपर है। उर्दू के पेपर की जो डिटेल्ड क्लास है वो मैं यूट्यूब पे एक रिकॉर्ड की हुई है, शायद इस पेज पे भी अवेलेबल होगी, नहीं तो मुझे आप वो कहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। ये आपके पास यहाँ पे उर्दू के पेपर में 2 चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर 1 हैंड राइटिंग, लिखाई, कि आपकी लिखाई कैसी है, ये मैटर करती है। नंबर 2 आपको उर्दू की समझ कितनी आती है। लिखाई अगर ठीक हो ना तो आप पास हो जाते हैं, फेल नहीं होते हैं। शहबाज शौकत है, मैं अभी इसको आंसर करता हूँ आपके क्वेश्चन को। 5वां जो हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पे उसका नाम है पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़, डियर स्टूडेंट्स, ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ है इसके अंदर 20 फिल इन दी ब्लैंक्स आती हैं, और 4 मल्टीप्लाई बाय 20 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। पीएमएस के अंदर 20 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। आई एम रिपीटिंग वर्ड फिल इन दी ब्लैंक्स, एमसीक्यूज नहीं होते। आपको पेपर के ऊपर ही लिखे हुए खाली जगह होती हैं, आपने इनको वहाँ पे खुद हल करके आंसर पेपर पे सिर्फ आपने जवाब लिखना होता है उस पर। लेट्स से कि पाकिस्तान की पहली एयरलाइन डैश थी तो आंसर है हजवेरी एयरलाइंस या ओरिएंट एयरलाइंस, तो ये 2 पहली एयरलाइंस थी, तो इन 2 के अगर एमसीक्यू आए हो तो आपने आंसर में सिर्फ हजवेरी और ओरिएंट एयरलाइंस लिखना है, कोई ज़्यादा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है इसका पहला इजलास डैश को हुआ तो 11 अगस्त 1947 को हुआ, तो सिर्फ आंसर में आप नंबर दे के सिर्फ जो आंसर है वो लिखेंगे, पूरा पूरा जुमला प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर देखा अपने साथ जब मैं एग्ज़ाम दे रहा होता था तो लोग पूरा पूरा जुमला लिख के फिर खाली जगह लगा के मार्कर के साथ उसको ठीक करते थे। डजेंट मैटर एट ऑल। ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ है इसके 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं आपने, 4 आउट ऑफ 7, 4/7, यानी 7 में से आपने 4 करने हैं क्वेश्चन हल। 7 में से 4 सवाल आपने हल करने हैं। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि आप इसको अंग्रेज़ी या उर्दू में हल कर सकें, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे लाजमी तौर पे अंग्रेज़ी में हल करें, क्योंकि उर्दू में जब आप इसे हल करते हैं तो उर्दू में आपके नंबर आते हैं मैक्सिमम 45-47 100 में से, लेकिन जब आप अंग्रेज़ी में हल करते हैं तो आपके नंबर 60-65 भी आते हैं। पीएमएस के एग्ज़ाम में आपने देखा है लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है जिसका अभी रिज़ल्ट आया है 660 प्लस लोग पास हैं, और सीटें कितनी हैं इसके अंदर मेरा ख्याल है उनकी कोई 60 के अराउंड सीटें हैं, 62-3 सीटें हैं ओपन पे। अब यानी एक सीट के अगेंस्ट 10 बंदे compete कर रहे हैं इंटरव्यू में। ये एक तरह से तो अच्छी चीज़ है, CSS का कर्स है कि उसमें एक सब्जेक्ट को हिट कर देते हैं जनाब, US हिस्ट्री को हिट कर दिया तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा जिसने सारी तैयारी की हुई होती है, सिर्फ बाकी सारे सब्जेक्ट जो है ना वो होते हैं पास होते हैं। कोई एक सब्जेक्ट US हिस्ट्री हिट हो गया, जेंडर हिट हो गया, तो उसमें जनाब 32 मार्क्स लेके बेचारा फेल बैठा होता। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान स्टडीज़ या दीगर ये जो PMS है इसके अंदर ये नहीं है। इसके अंदर एक सर्टेन लेवल है, ऑप्टिमम लेवल है, अगर आपने उसको अचीव कर लिया है
तो आप फेल नहीं होंगे, रिटर्न पास कर जाएंगे। यानी जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि मैंने 3 बार PMS क्वालिफाई किया, तो वो एक दफ़ा हैरान होते हैं कि जी 3 दफ़ा कैसे। CSS तो कोई ऐसा बंदा शाज़ो नादर ही मिलता है जो कहे जी मैंने 3 बार क्वालिफाई किया। तो उसकी वजह यह है कि PMS में उन्होंने एक ऑप्टिमम लेवल सेट किया है रिटर्न का, जो उसको क्वालिफाई कर सकता है। ये किस्मत पुड़ी नहीं है कि जनाब वो निकल आए। तो जो उसको क्वालिफाई कर सकता है वो क्वालिफाई कर ले, इंटरव्यू के अंदर मज़ीद उसकी वो जो भी स्क्रूटनी होगी वो हो जाएगी। दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस कि जनाब कम से कम रिटर्न तो पास करके पैनल को तो फेस करते हैं, जो अपनी कमियां कोताहियाँ होती हैं इंटरव्यू की वो सामने आ जाती हैं। सो ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं इनके अंदर जो सिलेबस होता है वो वैसे तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल है सिलेबस, लेकिन एक बड़ी मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें आमतौर पे एक सवाल जो होता है ना वो आता है मुफक्करों पे। मुफक्कर कौन से हैं जनाब? सर सैयद अहमद ख़ान, शाह वलीउल्लाह, मुजद्दिद अली फ़सानी, बरेलवी मूवमेंट, वो सैयद अहमद बरेली की मूवमेंट, उसके बाद आपके ये जिसे जिहाद मूवमेंट कहते हैं, फिर फ्राइजी मूवमेंट आ जाएगी। इस तरह की जो है ना वो मुफक्करों में से एक सवाल आना होता। एक सवाल जो है ना ये आपका प्री पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स पे आम तौर पे आता होता। एक सवाल लाजमी आता। एक सवाल ना आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिक आता। ये प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है कि जनाब 1973 के आइन के इस्लामी दफात बयान करें, 1962 के आइन की खसूसियात बयान करें। ये इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। फॉरेन पॉलिसी में से एक क्वेश्चन आना होता है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से एक होता है रोल ऑफ, इनमें से आमतौर पे आया था उलमा, वेमेन, मुस्लिम प्रेस, स्टूडेंट्स, इनका रोल किसके अंदर? पाकिस्तान बनाने के अंदर। ये 4 तरह के मैंने आपको बताए हैं। इस तरह से ना ये टोटल मिला के 7, 8, 10 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने अच्छे से तैयार किए हो तो पाकिस्तान स्टडीज़ का आपका डिस्क्रिप्टिव यानी जो 80 नंबर का पोर्शन है ये आपका अच्छे से कवर हो सकता, प्रोवाइडेड दैट कि आपने इसको अच्छे से लिख के दिखाया हो। तो ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं आपको एक हिस्ट्री का तो ओवरव्यू देता हूँ कि जनाब ये हिस्ट्री है, जियोग्राफी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये हमारी जियोग्राफी है। उसके बाद आपको मैं टॉपिक्स जो हैं वो असाइन कर देता हूँ, आप वो टॉपिक्स पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसमें से मैं आपका मॉक एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता हूँ। 4-5 मॉक एग्ज़ाम जब होते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के, आपका सिलेबस कवर हो जाता। इसके आपने पास पेपर्स भी देखने होते हैं, लेकिन एक्चुअली आपका जो मॉक एग्ज़ाम है वो मैटर कर रहा होता। देन कम्स हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़। ये छठा सब्जेक्ट है। इसकी तकसीम क्या है कि इसके अंदर 1 नंबर के 20 MCQs होते हैं और 20 नंबर के आपने 4 सवाल करने होते हैं। 7 में से 80 नंबर, टोटल आपका 100 नंबर है। ये आपका 100 नंबर का इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर होता है। इसके अंदर ये जो 20 नंबर के MCQs हैं इनकी तैयारी के लिए तो डिटेल्ड क्लास जो मेरी अपनी फेसबुक आईडी है उसके ऊपर मैंने 3-4 दिन पहले लाइव दी थी, पिछले मंडे को दी थी, तो वो अवेलेबल है। ये जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है इसके अंदर नंबर 1 क्वेश्चन होता है सीरतुन नबी में से, यानी पैगम्बर इस्लाम बतौर मुफक्कर, बतौर मुबल्लग, बतौर सिपा सलार, बतौर मुअल्लम, यानी पैगंबर की सीरत के किसी एक पहलू पे सवाल आ जाता है। एक सवाल लाजमी। दूसरा सवाल आमतौर पे आता है इबादात से मुतल्लिक, जो हमारी मुसलमानों की इबादात हैं इनसे मुतल्लिक, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे मुतल्लिक होता। तीसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट आता है वो अकायद से मुतल्लिक आता कि जी मुसलमानों के अकायद कौन कौन से हैं, इन अकायद के क्या इनफरादी और इज्तमाही असरात हैं हमारी इस दुनिया में और आखिरत वाली दुनिया में। चौथा क्वेश्चन आता है यहाँ पे
गवर्नेंस के मौजू पे, गुड गवर्नेंस इन इस्लाम। इसके अंदर आपने गुड गवर्नेंस इन इस्लाम के अंदर पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी बतौर हुक्मरान, उसके बाद 4 जो खुलाफा हैं जिनके ऊपर, जिनको खुलाफा राशिदीन कहा जाता है, उनकी ज़िंदगी में से आपने पॉइंट्स निकाल के लिखने होते हैं। और इस तरह से और भी चीज़ें, ये मैंने 4 बड़े पॉइंट्स साइडें लिखी हैं जो इसमें आ रही होती हैं इस्लामियात के पेपर के अंदर। ठीक है जी, ये हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है। ये हैं हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब यहाँ मैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स को दोबारा लिख रहा हूँ फॉर अ पर्पज़, देखिएगा। ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इनको लिखने का एक मकसद है। ये मैंने यहाँ पे नाम क्यों लिखे हैं। नंबर 1, ऐसे के अंदर ना आपने लालच नहीं करना होता, आपने कोई 45 के करीब नंबर लेने होते हैं। अगर आप ठीक लिख रहे हैं ऐसे तो 45 नंबर आ जाते हैं। इसमें हमने कोई बड़ा काम नहीं करना होता। प्रेसी के अंदर हमने कोशिश करनी होती है कि हमारे 50 के करीब नंबर आ जाएं। उर्दू के अंदर मिनिमम हमने 55 नंबर लेने होते हैं, 55 से 65 के दरमियान, और इतना इसका पोटेंशियल है। पाकिस्तान स्टडीज़ का भी पोटेंशियल इतना ही है, 55 से 65। इस्लामिक स्टडीज़ का भी इतना ही है। जीके जो होता है ना, ये बड़ा, ये कह लें कि ज़बरदस्त किस्म का सब्जेक्ट है। मेरा ख्याल है इसमें लास्ट टाइम 9% लोग पास हुए थे जीके में। आई एम नॉट श्योर विद फिगर, 9% से या 16% से। अब जीके के पेपर में होता क्या, हमारे यहाँ पे 2 तरह का तबका है। एक वो जो बैठ के पीपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, एक वो जो सीएसएस की तैयारी करता है। जो तबका सीएसएस की तैयारी कर रहा होता है, आम तौर पे उनके एमसीक्यू सेक्शन वीक होता है, तो जब वो पीएमएस देने आते हैं तो वो जीके में फेल हो जाते हैं। यानी 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे कि जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। एक आपका इंग्लिश एसे, चलो प्रेसी भी उसके साथ है, और एक है आपका जीके। ये किसके लिए नाइटमेयर है? ये सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए। ये किसके लिए नाइटमेयर है? ये 1 पेपर वालों के लिए। 1 पेपर वाले जो हैं वो एसए और प्रेसी से डरते हैं, सीएसएस वाले इससे डरते हैं। लिहाजा आपके पीएमएस के अंदर जिसकी इन 3 सब्जेक्ट्स पे ग्रिप है ना, वो आम तौर पे फेल नहीं होता। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, वो एक अलग बात है। लिहाजा ये जो हमारे पास एसए 45 नंबर का और जो प्रेसी 50, जो हमने एसए में 45 नंबर लेने हैं, प्रेसी में 50 नंबर लेने हैं, तो जीके के अंदर हम फ़र्क डाल सकते हैं। जो सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं वो हो सकता है एक जो न्यूबी है उससे यहाँ से 5-5, 7-7 नंबर ज़्यादा ले लें, लेकिन जीके के पेपर के अंदर लेने वाले लोग 80+ मार्क्स भी लेते हैं, जिन लोगों ने अच्छे से इसकी तैयारी की हुई है, और बाज़ लोगों के लेस देन 40 भी आते हैं। ये जो 80+ और -40 वाला चक्कर ना, ये कैसे होगा, इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि डिटेल्ड मैंने कोई 45 मिनट का सेशन दिया है जीके पे। तो यहाँ से जो आपका फ़र्क पड़ेगा ना, वो फ़र्क आपका आगे बहुत आपको आगे ले जाएगा। ये थे हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन। आपको मैं यहाँ बताऊँ सीएसएस और इसमें क्या फ़र्क है। सीएसएस के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़, और उधर पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ वहाँ भी, ये जो हैं तकरीबन सेम है। सिर्फ ये एमसीक्यूज़ का और फिल इन दी ब्लैंक्स का फ़र्क है पाकिस्तान अफेयर्स में, और इस्लामिक स्टडीज़ तो बिल्कुल ही सेम है। अलबत्ता जो ये पीएमएस का सिलेबस होता है, ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव और ब्रेकेबल होता है। सीएसएस में वो कभी कभी करता है कि जब उसने सब्जेक्ट को हिट करना हो ना, जैसे इस्लामियात को, तो फिर वो सारे क्वेश्चंस ऐसे बना देते हैं। जैसे 2014 के इस्लामियात का पेपर सीएसएस का उठा के देखें तो उसके अंदर उस साल उसने हिट किया था। उस साल ऐसे में भी लोगों को पास थे, इसमें प्रेसी में भी पास थे। पीएमएस की खूबसूरती ये है कि ये हिट करने वाला सीन नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्टिमम लेवल है, जो उससे ऊपर जाएगा वो पास हो जाएगा, चाहे उन्हें 70 सीटों के लिए, 60 सीटों के लिए, 72 सीटों के लिए 650 बंदा पास करना पड़े, वो करते हैं पास। ये अच्छी बात है पीपीएससी वालों की, तो ये अच्छी बात है। सो ये हमारे पास है। अब इसमें मिला के ना आपने
कोई 300 नंबर लेना होता है, 300 से 350 तक ना। अगर आपके इसमें 320 नंबर आ गए हैं तो फिर आपके चांसेस हैं एलोकेशन के, प्रोवाइडेड दैट आगे जाके हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। अगर इसमें आपके नंबर कम आए हैं ना और आप पास कर गए हैं तो फिर आप बस पास कर गए हैं, आप भी बताने वाले होंगे जी मेरा ये पेपर पास था, लेकिन आपने उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाउ हियर कम्स हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं। ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, ये बड़ा प्रॉब्लम है जी। मुझे क्वेश्चन करते हैं लोग कि सर मैंने अपने इंजीनियरिंग के अंदर एक कोर्स पढ़ा था स्टैट का, तो मैं यहाँ पे 200 नंबर का स्टैट का सब्जेक्ट ले लूँ। तो जब मैं उनसे मीन मीडियन मॉड की तारीफ पूछ लेता हूँ तो वो उन भाई साहबान को नहीं आती। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो आपने चूज़ करना है उसके लिए जो रूल है वो ये है कि आपके पास टोटल 5 ग्रुप हैं। इन 5 में से आप सबसे पहले 3 ग्रुप्स का इंतखाब करते हैं और फिर हर ग्रुप में से एक मजमून। 200 नंबर के आपने 3 सब्जेक्ट चूज़ करके 600 नंबर के ऑप्शन लेने होते हैं। किसी ग्रुप में से आप 2 सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। 5 ग्रुप हैं, पहले उन 5 में से आप 3 ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। उन 3 ग्रुपों में से फिर आप फर्दर आप सिलेक्शन करोगे कि जी मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप ए जो है हमारे पास, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें नंबर 1 पे आता है हमारे पास कॉमर्स, नंबर 2 पे है इकोनॉमिक्स, नंबर 3 पे है पब्लिक एड, नंबर 4 पे है बिजनेस एड। कॉमर्स का सब्जेक्ट मैं रिकमेंड नहीं करता, इवन इफ़ यू हैव डन एम कॉम, इवन एम कॉम वालों के लिए भी रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे जो डिग्रियाँ करवाई जाती हैं कॉमर्स में भी या कोई भी डिग्रियाँ करवाई जाती हैं उसमें उस लेवल का नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अगर आपने CA ACCA किया हुआ है फिर आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस सब्जेक्ट को ना चूज़ करें, लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। नंबर 2 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को भी मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता, सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि जिन लोगों ने MS की हुई है इकोनॉमिक्स में रेगुलर किसी यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी किस लेवल की हो, आपकी लाहौर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लेवल की हो, लम्स लेवल की हो, या फिर बहुत अच्छे से आपको खुद पढ़ने का शौक़ हो तो GC लाहौर। अगर इन इदारों के अलावा आपने कहीं से इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना तो फिर आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट CSS PMS में ऑप्ट ना करें, क्योंकि आपकी इस पर ग्रिप नहीं होगी। हाँ, अगर आपने O लेवल को पढ़ाई है तो फिर आप ये सब्जेक्ट ले लें O लेवल को, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिस इज़ अ गुड सब्जेक्ट। इसकी रेंज है कि जी ये आपको 110 से 120 नंबर दे जाता। इसका स्कोरिंग ट्रेंड ये है कि 110 से 120 नंबर। और बिजनेस एड तो है ही वो कि जिनका बैकग्राउंड हो वो रखें, और अच्छे वाला बैकग्राउंड हो। 2 तरह की डिग्रियां करने वाले होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ। एक डिग्रियां करने वाले वो लोग होते हैं कि जो सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं,
जो टीचर बताते हैं वो लिखते जाते हैं, और जो किताबें बताते हैं वो पढ़ते जाते हैं, और उनको इंटरेस्ट होता है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। बट अगेन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास 3-4 तरह की चीज़ें हैं। उसमें HRM भी है, इसके अंदर फाइनेंस भी है। तो कोई एक आदमी किसी एक साइड का एक्सपर्ट हो सकता है। सो इस ग्रुप में से जो डूएबल सब्जेक्ट है दैट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रुप A में से। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ये आम लोगों के लिए नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज़ अ डूएबल सब्जेक्ट। लेकिन स्टिल अभी हम आगे देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन B क्या है। ऑप्शन B के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ। ग्रुप B हमारे पास कौन सा? ग्रुप B के अंदर भी 4 सब्जेक्ट हैं। नंबर 1 है आपका एग्रीकल्चर, नंबर 2 है वेटरनरी साइंस, नंबर 3 है बॉटनी, नंबर 4 है जूलॉजी। अब ये चारों सब्जेक्ट देख के आपको नज़र आ रहा है कि ये वो सब्जेक्ट हैं कि जिसमें नंबर बड़े अच्छे आते हैं। ये जो वेटरनरी साइंस है इसके अंदर 180 नंबर भी आ जाते हैं, इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन ये कौन रख सकता है? जिसने DVM किया हो, और DVM कैसे किया हो, जैसे मैंने किया है वैसे नहीं। मेरे बारे में मेरे टीचर ये कहते होते थे कि ये बंदा क्लास में आ जाए तो बड़ी बात है, यानी सिर्फ पेपर देने जाना, कभी अटेंडेंस पूरी नहीं होती थी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर। तो ये जो वेटरनरी साइंस है, अलबत्ता जो हमारे क्लास के टॉपर्स है दे कैन ऑप्ट दिस सब्जेक्ट। वो यानी जो टॉपर्स होते हैं, वो जो जिसे आप थीटे कहते हैं, वो लोग इस तरह का सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इज़ आल्सो अ गुड सब्जेक्ट। अगर किसी का बैकग्राउंड है तो आम बंदा इसको ना रखे, जिसका बैकग्राउंड है सिर्फ वो ऑप्ट करे। क्योंकि एग्रीकल्चर में लास्ट ईयर में देख रहा था एक बंदा पेपर 1 में फेल भी हुआ था। अगेन ये 2 सब्जेक्ट डूएबल हैं बट विद बैकग्राउंड। अगर आपका बैकग्राउंड है तो ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, वरना आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट ना करें। बॉटनी जूलॉजी के बारे में भी ऑलमोस्ट ऐसा है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हो गए आपके पास ग्रुप 2 के। देन देयर कम्स ग्रुप 3, जिसे आप ग्रुप C कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इसमें से मैं कोई सब्जेक्ट रिकमेंड नहीं करता कि नहीं रखें, सबको मैं मना करता हूँ। कोई सब्जेक्ट इस ग्रुप में से लेने वाला नहीं है जिसको आप ऑप्ट कर सकें। इफ़ यू आर वेरी गुड विद मैथमेटिक्स, आपको बड़ा मान है अपनी मैथ पे, तो मैं फिर भी इसको रिकमेंड नहीं करता। आई एम सॉरी, यहाँ आपको बता दूँ ये 6 ग्रुप्स में से आपने 3 सेलेक्ट करने हैं। 6 ग्रुप्स में से 3 सेलेक्ट करने हैं। ग्रुप D में आ जाए। ग्रुप D वो है कि जिसमें से हमने एक सब्जेक्ट उठाना है। ग्रुप D में हमारे पास आता है जी फिज़िक्स। अगर आपका बहुत अच्छी ग्रिप है फिज़िक्स पे, आप ले सकते हैं इसको। केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इनमें ये जो पहले 2 हैं ये तो अगर आपने BSc लेवल पर पढ़े नहीं पढ़ाए हों तो ये तब आप ले सकते हैं। जियोलॉजी अगर आपने अच्छे से पढ़ के की हो। लेकिन इस ग्रुप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हम सुनहरी रूप से लिखेंगे वो है आपका जियोग्राफी।
जियोग्राफी का जो स्कोरिंग ट्रेंड होता है ना, ये होता है तकरीबन 150 नंबर का ना, 150 नंबर की जियोग्राफी है। ये जो 150 नंबर की जियोग्राफी है आपको दे सकती है, ये आपके बाकी सारे सब्जेक्ट में से ना आपको निकाल के ले जाएगी कि जनाब बड़े अच्छे नंबर ले लिए हैं इस फलां शख्स ने। ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी जियोग्राफी जो है। तो इस ग्रुप में से जियोग्राफी आप लाजमी ऑप्ट करें अगर आपका इरादा है कि आपने यहाँ से एक सब्जेक्ट लेना। तो देन देयर कम्स ग्रुप ई। इसके सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मैथ कम्युनिकेशन। अब देखो ज़रा, यहाँ पे हमारे पास अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जनाब मैंने सीएसएस के अंदर ये रखा है तो क्या मैं पीएमएस में भी रखूँ? तो मेरा आंसर है कि इस ग्रुप का जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है दैट इज़ मैथ कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल साइंस में क्यों रिकमेंड नहीं करता? पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी आपको, कम से कम 2 महीने का सिलेबस है इसका अगर आप नॉर्मली पढ़ें। 2 महीने पढ़ के इसने आपको नंबर देने हैं 120। लेकिन मैथ्स कम्युनिकेशन जो है ये 1 हफ्ते का सब्जेक्ट है और इसने आपको नंबर देने हैं 130। तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है कमीशन के साथ कि जनाब मैंने सीएसएस में पॉलिटिकल साइंस रख ली है तो मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे भी रखूँगा। मैथ्स कम्युनिकेशन जब आपको पॉलिटिकल साइंस से अच्छे नंबर दे रहा है और 1 हफ्ते की तैयारी में दे रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आप मैथ्स कॉम की तरफ जाएं। मैथ्स कॉम में मेरे एक जानने वाले हैं मुअज़्ज़म, उनके वो मुझे बता रहे थे उनके 184 मार्क्स भी हैं। मेरे अपने 137 138 नंबर आते रहे मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर। ये जो मैथ्स कॉम है ये नंबर देता है प्रोवाइडेड दैट कि आपका पेपर बड़े अच्छे से मज़े से अटैम्प्ट किया हुआ हो, उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो, सफ़े आपने सही तरह से वो कहते हैं काले किए हुए हों, आपको लिखने का तरीकाकार आता हो, तो मैथ्स कम्युनिकेशन आपको 130+ मार्क्स दे जाएगा। किसी और सब्जेक्ट में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको इतने नंबर दे इस ग्रुप में से। पॉलिटिकल साइंस का दूसरा नुकसान ये होता है ये आपके इंटरव्यू में जाके आपको ख़राब करता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पे हमारी अच्छी ग्रिप हो नहीं पाती, हम जितना मर्जी अच्छा पढ़ लें जब तक कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ना हों। सीएसएस में तो मजबूरी है, मैं सीएसएस में रिकमेंड करता हूँ कि जिसने रखना है पॉलिटिकल साइंस रखे। लेकिन ये जो ग्रुप ई है इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रुप एफ। ग्रुप एफ में जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं इसमें हमारे पास है जी फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी। अब देखो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी। तो फिलॉसफी जो है दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये 150 आपको नंबर दे जाता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका टीचर अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों के इसमें था बैकग्राउंड वो लोग कुछ ना कुछ इसमें अच्छे नंबर ले जाते हैं। फ़िलासफ़ी के टीचर सीएसएस पीएमएस में अवेलेबल नहीं है। यानी आप मुझसे पूछे ना कि सीएसएस पीएमएस में फ़िलासफ़ी किस टीचर से जाकर पढ़ें, तो मैं आपको एक टीचर का भी नाम नहीं बता सकता कि इससे पढ़ें। साइकोलॉजी भी अच्छे नंबर देता है, 140 तक दे जाता है, प्रोवाइडेड दैट इसके अंदर बैकग्राउंड हो। और ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये 110 नंबर देते हैं। लिहाजा हैं तो ये सादा सब्जेक्ट, लेकिन इनके अंदर स्कोरिंग पोटेंशियल नहीं है इन 2 सब्जेक्ट्स में। सोशल वर्क और सोशियोलॉजी में कोई एक्सेप्शनल केस हो कि जिसने सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी हो, जो सोशल थॉट है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हो, तो वो कोई 130-35 नंबर ले जाए। वरना मैंने
शायद ही कोई डीएमसी देखी हो कि जिसके अंदर लोगों के नंबर ना ये आते हो। तो बाद सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी किस्मत में स्कोरिंग होना लिखा ही नहीं होता। तो ये जो ग्रुप एफ है इसमें से भी आमतौर पे मैं कहता हूँ कि कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें। मैं इसको मज़ीद आपके लिए सिंप्लीफाई करूँगा अगले पेज पे। लास्ट ग्रुप जो हमारे पास आता है, उस लास्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास आखिरी ग्रुप है एफ ग्रुप, ग्रुप 7। इसमें हमारे पास आ रहा है जी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, दैट इज़ पंजाबी, जो कि हमने लेना ही लेना है। पंजाबी के बाद है उर्दू लिटरेचर, इसके बाद है आपके पास फ़ारसी। जिन लोगों ने ये बाज़ हमारे यहाँ पंजाब में भी फैमिलीज़ हैं कि जो 1970s के अंदर माइग्रेट करके ईरान से हमारे यहाँ लोग आए हैं, तो अभी पर्शियन स्पीकिंग है। तो अगर उनमें से कोई लोग हो या वैसे तो पंजाब में और कोई फ़ारसी नहीं है, हाँ पेशावर और कोयटा में फ़ारसी बोली जाती है, तो वो लोग अगर लेना चाहें तो अगेन अरेबिक है। अगर आपने मदरसे से पढ़ा है और अरेबिक आपकी बड़ी अच्छी है, देन आप इसकी तरफ जाएं। उसके बाद आपके पास इंग्लिश है, और आखिरी इसके अंदर आपके पास एजुकेशन है। लोग आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे पंजाबी और एजुकेशन के दरमियान। पंजाबी का स्कोरिंग ट्रेंड मेरे अपने एक दफ़ा 165 नंबर पंजाबी में आ चुके हैं, लेकिन ये आपको 150 प्लस मार्क्स दे देगा, प्रोवाइडेड दैट आपकी राइटिंग अच्छी है। एजुकेशन ने आपको 120 नंबर ही देने हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे आपके, मैंने आपको बताया कि आपने 320-30 नंबर लेने हैं कंपलसरी में। अगर आपके नंबर आए ना 320 और ऑप्शनल्स में आए आपके 430, तो तब जाके 750 नंबर बनते हैं, और ये वो नंबर हैं जिनके ऊपर हम कहेंगे कि हम एलोकेट हो सकते हैं। अब जब ऑप्शनल्स में आपने 430 नंबर लेने हैं ना, तो ऑप्शनल्स में 430 लेने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन बचता है कि जी हम ये नहीं करें वो नहीं करें, तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो पंजाबी का बचता है, जिसका पोटेंशियल है कि ये 150 नंबर दे सकता। जियोग्राफी है, एक 150 नंबर दे सकता है। एक 130 नंबर दे सकता है। बाकी मैं कोई सब्जेक्ट रिकमेंड नहीं करता। मैं ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ा भी रहूँगा। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको कलेक्टिवली 430 नंबर दे जाएंगे अगर आप मेरे साथ साथ इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बारी बारी बता दिया, मैं थोड़ा रिपीट करने लगा हूँ आप लोगों के लिए कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हमारे पास कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, बिजनेस एड में पब्लिक एड ऐसा सब्जेक्ट है जो 110 से 120 नंबर दे जाता है। मैंने पब्लिक एड के अंदर मैक्सिमम 121 नंबर लिए हैं पीएमएस के अंदर, और जब मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ कि एक सब्जेक्ट में 80 नंबर आए, 81 नंबर, और एक में 40 नंबर आए। दूसरा सब्जेक्ट इस ग्रुप में से जो लिया जा सकता है वो बिजनेस एड है, प्रोवाइडेड दैट किसी का बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो इसमें, या सीएसएस की बिजनेस एड तैयार की हुई हो। फिर एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, अगर आपका एग्रीकल्चर या वेटरनरी साइंस का बैकग्राउंड है और आपको लगता है कि आप इसे रिवाइज़ कर सकते हैं, तो 5-5 साल पेपर तैयार कर लें एग्रीकल्चर और वेटरनरी साइंस के, आप 150 से ऊपर नंबर लेंगे। वेटरनरी साइंस के 180 तक भी हमारे पास मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं सब्जेक्ट्स आपके मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट, इंजीनियरिंग। इस ग्रुप में से कोई सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। कंप्यूटर साइंस वाले बाज़ का कंप्यूटर साइंस लेते हैं, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड इसका कोई मज़े का नहीं है। इस ग्रुप को आप ना ही ऑप्ट करें तो बेहतर है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आपने बीएससी, यानी कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी या बाज़ का डबल मैथ फिज़िक्स के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो वो लोग अगर इसको लें फिज़िक्स केमिस्ट्री को, तो समझ में आता है इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है।
लेकिन इस ग्रुप में जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपके पीएमएस के जनरल नॉलेज में और सीएसएस के आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी के कोई 50-40 क्वेश्चन कवर कर जाएगा। तो जियोग्राफी सिर्फ ये यहाँ पे 200 नंबर नहीं है, बल्कि 30 से 40 नंबर आपके फ़र्क डाल जाएगा कि इसमें जीके के पेपर में जो कंपलसरी है। तो जब ये आप जीके पढ़ रहे होते हैं ना, तो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि सर इसमें कैसे फ़र्क डाला जा सकता है। तो वो जियोग्राफी से डाला जा सकता है कि जिस बंदे की जियोग्राफी स्ट्रांग होगी, वर्ल्ड जियोग्राफी, तो वो लोग ऑटोमेटिकली जियोग्राफी को समझेंगे। फिर ये ग्रुप ई के अंदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मैथ्स कॉम। हिस्ट्री और लॉ तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता ना, कि ये लॉ इवन लॉयर्स को रिकमेंड नहीं करता, इवन कोई बैरिस्टर भी हो तो भी मैं लॉ रिकमेंड नहीं करता। पॉलिटिकल साइंस जो है ये 2 महीने का सिलेबस है इसका। अच्छा सब्जेक्ट है, मज़े का सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोगों ने कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ के फ़िलासफ़र नहीं बनना। हमें चाहिए ऐसा सब्जेक्ट जो 120-30 नंबर दे जाए हमें कम एफर्ट के अंदर। सो आई विल बी सजेस्टिंग कि आप लोग मैथ्स कम्युनिकेशन लें। फिर ग्रुप एफ हमारे पास आता है। इसमें फ़िलासफ़ी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। मेरे एक दोस्त हैं शहजाद, उन्होंने इसमें 150 नंबर लिए हैं, मुल्तान से हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका टीचर अवेलेबल नहीं है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते कि मैं कहूँ कि आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें। साइकोलॉजी विद बैकग्राउंड आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सोशल वर्क और सोशियोलॉजी का जो मैक्सिमम है वो 110 का पोटेंशियल है। सो मेरा ये ख्याल है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। देन हमारे पास आता है जी पंजाबी, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन। तो इसमें बाज़ लोग जो हमारे यहाँ बर्गर फैमिलीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जी मैंने पंजाबी नहीं आती, मुझे पंजाबी नहीं आती। तो उन लोगों को मैं कहूँगा कि फिर भी पंजाबी ऑप्ट कर लें, फिर भी ये आपको 120-30 दे जाएगा एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन के, जिसमें आप 120 नंबर भी लेंगे तो काफ़ी मेहनत करके लेंगे। अगेन मैंने आपको कंपलसरी में 320 नंबर लेने हैं हमने 600 में से, ऑप्शनल्स में से हमने 430 नंबर लेने हैं। तब जाके कोई हम 1200 में से कोई 750 नंबर लेंगे, तब हम ये फील करेंगे कि हाँ वी आर इन कंपटीशन। जो मैंने अच्छी बात बताई है पीएमएस की कि इसमें एक ऑप्टिमम लेवल है। अगर आप उस ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप लाजमी तौर पे पीएमएस पास कर जाते हैं। लेकिन फिर आगे नंबरों की गेम है। जिस बंदे के रिटर्न में नंबर अच्छे होंगे वो इंटरव्यू में एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, जिसको पता होगा जी मेरे इंटरव्यू में रिटर्न में नंबर अच्छे हैं तो इंटरव्यू मेरे एलोकेट होने के चांसेस हैं। जो बंदा बेचारा मर के पास हुआ होगा 603-4 नंबर लेके, तो वो इंटरव्यू में जाएगा तो सही एक्सपीरियंस भी मिलेगा, साइकोलॉजिकल का एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन वो अगली अटैम्प्ट की तैयारी करे फिर उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हो सकता। अलबत्ता नंबर पता नहीं होते तो ये एक आपको एज मिल जाता है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने इस वीडियो को मैं सेव कर दूँगा, आप लोग इसको देखते जाएंगे। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट सिलेक्शन है। अब कुछ मिथ्स हैं पीएमएस के बारे में, इनको मैं दूर कर दूं। पीएमएस के अंदर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? जो इस साल का पीएमएस आना है ना, पीएमएस में ग्रुप्स कौन कौन से? जैसे सीएसएस में 12 ग्रुप होते हैं, पीएमएस में 3 ग्रुप होते हैं। पहला होता है एसएनजीएडी वाला ग्रुप ना, ये जिसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर, डीएमओ या एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में लगते हैं। ये ग्रुप सेम होता है, लेकिन या सीईओ लग जाते हैं हेल्थ के, या सीईओ लग जाते हैं किसी भी कंपनी के जो पंजाब गवर्नमेंट की ज़िला सतह पे बनी हुई हैं। ये जो सारी पोस्टें हैं ये एसएनजीएडी के थ्रू आ रही होती हैं। दूसरा ग्रुप है जिस ग्रुप में मैं हूँ, दैट इज़ एक्साइज एंड टैक्सेशन ग्रुप। इसके अंदर आप या तो मोटर रजिस्टरिंग अथॉरिटी लगते हैं, या आप असिस्टेंट कलेक्टर प्रॉपर्टीज़ लगते हैं, या आप इसके अंदर ईटीओ एक्साइज लगते हैं। मुख्तलिफ तरह की इसमें पोस्टिंग्स होती हैं, ये एक्साइज की पोस्टिंग्स हैं। और तीसरा है आपके पास लोकल फंड एंड ऑडिट का सब्जेक्ट ना, इसके अंदर आप एडी लोकल फंड एंड ऑडिट लगते हैं। ये 3 ग्रुप्स हैं। इस साल जो सीटें आ रही हैं इसमें इन दोनों ग्रुप्स की सीटें नहीं हैं, सिर्फ यही वाली सीटें हैं। ये जो 42 सीट्स आ रही हैं इसमें इन 2 ग्रुप्स की सीटें नहीं हैं, इस ग्रुप की सीटें हैं। तो आपके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन, लोकल फंड एंड ऑडिट की इस साल सीटें नहीं हैं। आप जब भर्ती होंगे आपको पहले यहाँ पे
MPDD के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसमें उसके बाद आपको ACUT लगाया जाएगा, फिर SOUT लगाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको इनमें से कोई एक सीट मिलती है, फिर आप फर्दर जो क्या करते हैं कुछ अरसे के बाद AC शिप संभाल लेते हैं फुल एंड फाइनल। पंजाब के अंदर PMS का बड़ा अच्छा स्कोप है, फ्यूचर PMS का है। अल्टीमेटली यहाँ पे CSS के ACs कम है, जितने भी इस टाइम पे मेरा ख्याल है कि 70% प्लस ACs जो हैं वो PMS कैडर के लगे हुए हैं। थोड़ी सी प्रमोशन स्लो है PMS के अंदर एज़ कम्पेयर टू एक्साइज और लोकल फंड एंड आर्ट के, लेकिन क्या कर रही हैं, जब आप 17 में AC सर्व कर रहे हो तो आपने 18 का एक्साइज का डायरेक्टर बन के क्या करना होता। तो ये ठीक है PMS वाला ना, तो दैट्स गुड। तो ये आपका यहाँ पे है। अब इसमें आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों के मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, मुझे बता दें। तैयारी कैसे की जाए उसी के लिए तो ये क्लास रखी है। एक क्वेश्चन था मुझसे किसी ने किया, मैंने कुछ दिन पहले ही नोट किया था कि लोग तहरीरी इम्तहान पास करके भी फेल क्यों हो जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग फेल क्यों होते हैं इंटरव्यू के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ पे हमारे जहनों में ये कंसेप्ट है कि जो हम रिटर्न में लिख के आ गए हैं तो वही चीज़ें हमारे लिए सफिशेंट हैं। इंटरव्यू की अपनी एक प्रेपरेशन है, उसकी अपनी एक साइकोलॉजी है, जिसको वो पता होगी ना वो उसमें क्वालिफाई करेगा, अच्छे नंबर लेगा। अच्छा जी, इसका इश्तिहार कब आएगा, ये क्वेश्चन है कि ये एडवर्टाइज़ कब होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जनाब अभी इनकी सिर्फ रिक्वेजिशन मंजूर हुई है, किसी भी टाइम इश्तिहार आ सकता है, हो सकता है इसी संडे को आज हो सकता है महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग जाए। अभी सिर्फ रिक्वेजिशन आई है इसकी ना। फिर एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि कितना पढ़ना पड़ता है, ये क्वेश्चन बड़े लोग मुझसे करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। जब मैं था तैयारी कर रहा तो उस टाइम पे मैं दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ता था, लेकिन उसकी वजह एक ये थी कि मेरा जनरल नॉलेज का बैकग्राउंड अच्छा था। मेरे कुछ दोस्त थे वो 12 से 14 घंटे भी पढ़ते थे। अब 4 से 5 घंटे वाला बंदा भी एलोकेट हुआ है, 12 से 14 वाला भी हुआ है, और 12 से 14 वाला रहा भी है, 4-5 वाले तो फिर अक्सर ही रहे हैं। तो बताना इसमें मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ आपको कि घंटों से फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड दैट जो आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ ठीक रहे हैं। अगर आप ठीक नहीं पढ़ रहे ना तो फिर आपके चाहे आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें उसका आपको कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होने वाला इसका। फिर एक क्वेश्चन किसी ने कहा है कि जनाब एज इसके लिए जो कट ऑफ डेट होती है वो होती है 1 जनवरी हर साल की। तो 1 जनवरी 2021 को आपकी उम्र जो है वो 21 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम होनी चाहिए। अलबत्ता जिनकी 4 साल सर्विस है रेगुलर, यानी जैसे औकाफ है तो औकाफ की सर्विस काउंट नहीं होती, तो जिनकी 4 साल सर्विस है ना रेगुलर, वो लोगों को 35 साल से कम होना चाहिए 1 जनवरी को। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। देन जी एग्ज़ाम कब तक एक्सपेक्टेड है, कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, कम से कम 4 से 6 महीने। ये जो लोग कह रहे हैं ना 2 महीने, ये अक्सर वो लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी एकेडमीज़ में आ जाएं, लेकिन 2 महीने में एग्ज़ाम होता प्रैक्टिकली मुझे नज़र नहीं आ रहा। कभी कभी होता है एक्सेप्शनल केसेस में कोई बहुत प्रेशर हो डिपार्टमेंट का तो PPSC जितनी जल्दी ले लेती है, वरना मुश्किल है। कोई और क्वेश्चन है तो कर लीजिए। उर्दू पेपर इंक पेन की बजाय बॉल पॉइंट से कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का पता है जी, कच्चा लॉरेंस रोड लाहौर। मे भी जून के अंदर हो जाए। फातिमा नूर ये क्वेश्चन किया कि जून में एग्ज़ाम होगा, हो सकता है हो जाए, लेकिन मुझे प्रैक्टिकलिटी उसकी नज़र नहीं आ रही।
Yes, Amir Farooq, 4-year service in federal government is admissible for PMS. दानी इब्राहिम, वो जो 12 पोस्ट का एग्ज़ाम है उसमें इंस्पेक्टर एंटी करप्शन पे और ज़िलादार की एक सीट जो डीजी खान का लोग और बहावलपुर के एलोकेट हुए थे उनके और डिप्टी अकाउंटेंट के, इनके ऊपर तो हाई कोर्ट से स्टे हो गया है। आई गेस मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते में फाइल हो गई थी, तो इंटरम रिलीफ तो मिल गया, स्टे मिल गया। तो मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा और वो पुराने रिज़ल्ट ही कंटिन्यू होंगे। पंजाबी लिखने में दिक्कत आती, स्पीड स्लो होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन? चलें ठीक है, मैं आपके कमेंट्स देखता रहूँगा, बाद में भी अगर कोई हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।